नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अगर ये सवाल किया जाए पूरी दुनिया में अलग अलग नेता अलग अलग दौर में आए और पूरे इतिहास में सबसे डरपोक नेता कौन है, ये सवाल किया जाए तो कुछ लोगों को तो सवाल सुनने में भी थोड़ी सी आपत्ति होगी, लेकिन किया जाता है। ऐसे सवालों का जवाब तलाशना चाहिए। इतिहास तलाशता रहा है। हर दौर में सबसे महान राजा, सबसे बड़ा योद्धा, सबसे कायर व्यक्ति, सबसे डरपोक राजा, ऐसे तलाश इतिहास में हुए हैं। अगर आज ऐसा तलाश किया जाए, ऐसी तलाश हो और शुरू से जब से मानव इतिहास है तब से सबसे डरपोक राजा की बात हो तो कौन होगा, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। मैं खबर पे आता हूं। खबर ये है कि पिछले 48 घंटे में हमारे 56 इंच वाले साहेब ने सरेंडर का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। सरेंडर की चर्चा कई बार होती है। राहुल गांधी एलओपी हैं, वो बार बार कहते हैं नरेंद्र सरेंडर, इस पर बवाल भी होता है। लेकिन वो घटना कभी 1 महीने पे, कभी 1.5 महीने, कभी 2 महीने पे, लेकिन 48 घंटे में आप कितनी बार सोच सकते हैं? 48 घंटे में 1, 2, 3 या उससे भी ज्यादा। अभी गिनवाते हैं आपको। भारत को लगातार एक के बाद एक 4 झटके, कम से कम, हो सकता है मेरी गिनती कम हो, कुछ छूट गया हो मुझसे, 4 झटके लगे हैं। और वो चारों झटके हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। और फिर वही सवाल जो शुरू में किया था आपसे, वही सवाल रहेगा। भाव को ले आइए, बस शुरू कर दें कार्यक्रम तत्काल। स्वागत है भाव। हेडलाइन देखिए बस। अमेरिका के डर से ईरान का चाबहाल छोड़ेगा भारत, प्रतिबंधों के साए में बड़ी तैयारी। आगे, ईरान में ट्रंप के डर से पीछे हटे मोदी, चाबहार पोर्ट पर क्यों छिड़ी राजनीतिक रार, जानिए क्या है पूरी कहानी। चलिए आगे, पहले सब जो चल रहा है वो दिखाते हैं, फिर हम लोग की बातचीत होगी। प्ले कर दीजिए। दूसरा सवाल आपका था चाबहार को लेके, तो उसमें मैं अपनी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है, 28 अक्टूबर 2025 को यूएस के ट्रेजरी विभाग ने एक चिट्ठी जारी की थी हम लोगों को। उस चिट्ठी में उसमें अनकंडीशनल सैंक्शंस वेवर की बारे में जानकारी थी। और ये जो अनकंडीशनल वेवर है, जो सैंक्शन वेवर हमको मिला है, आपको पता है जैसे कि वो 26 अप्रैल 2026 तक वैध है। हम इस व्यवस्था पर काम करने के लिए यूएस पक्ष के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये रणधीर जायसवाल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। इन्होंने कहा कि अब मैं अपनी बात रखता हूं। दरअसल अपनी बात तो रखनी ही नहीं होती है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को, सरकार की बात रखनी होती है। अपनी बात रखने के लिए होते ही नहीं है। अपनी बात रख रहे हैं ना, जबकि काबिल नौकरशाह हैं। बताइए, अपनी बात रखने आए हैं विदेश मंत्रालय प्रवक्ता। दूसरी बात, इन्होंने क्या कहा कि अप्रैल तक चाबहार पोर्ट, अब चाबहार को समझिएगा आज भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो कह रहे हैं कि अप्रैल तक, अप्रैल 26 तक हमें प्रतिबंधों से छूट है अमेरिका की तरफ से, और हम बातचीत कर रहे हैं कि आगे क्या कर सकते हैं। यानी अगर अमेरिका प्रतिबंधों से छूट नहीं दिया तो चाबहार का प्रोजेक्ट बंद बंद होगा, हो चुका है। क्या चल रहा है आगे उस पर भी आएंगे। चलिए नेक्स्ट। अब ये देखिए, Once again, Narendra Modi has सुनिए, प्ले करो। Once again, Narendra Modi has bowed down to the pressure of US. Looking at the news of Chabahar Port, a long-term strategic interest lies in the Chabahar Port. Chabahar Port is the only port in Iran where we have invested $120 million, which is amounting to 1,100 crores of investment has been done. Indian taxpayers' money has been invested there. And now there is a lot of pressure, and the website has been taken down, saying that we're not going to continue this. This is coming after the pressure from US, stating that India has to withdraw.
When we are saying that India, Modi ji is proclaiming India to be a Vishwaguru, but bowing to the US pressure and under the threat of the US pressure and under the dictate of the Washington, these decisions are made. A strategic mistake has happened. There has to be a foreign policy keeping the India first, but there is a failure from the Modi government, which is why all these measures, the diplomatic ties, the diplomatic pressure that needs to be there is not being taken care. Now this step that has been taken to withdraw the Chabahar port is going to affect the Afghanistan and the Central Pacific region, where we had access to this region bypassing the Pakistan route. Now we are losing this control because of this. Now it is the Modi government who is making these failures. There has to be a parliament discussion as to why this has been withdrawn. There has to be, this continuity has to be there in terms of completing the port, and that strategic location of the Chabahar port must be continued in order to have a better relation there within the Central Pacific region. चलिए, अंग्रेजी में फंसा था, हिंदी में कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट है, वो दिखाइए पहले। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट है, उसमें कई सारे सवाल हैं, तथ्यों के साथ हैं, इसलिए उसको दिखा रहे हैं और अपोजिशन में है। नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया है। खबरों के मुताबिक ट्रंप के दबाव में नरेंद्र मोदी ने ईरान के चाबहार पोर्ट से अपना कंट्रोल छोड़ दिया है, चुपके से वेबसाइट भी बंद करवा दी। इस बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में मोदी सरकार ने देश की जनता के $120 मिलियन लगाए थे और ये सब अब स्वाहा। जब चाबहार पोर्ट का एग्रीमेंट हुआ था तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इकोनॉमी से जुड़ा बहुत बड़ा काम हुआ है, ये मेरी बहुत बड़ी सफलता है। अब जब चाबहार पोर्ट का कंट्रोल छोड़ दिया है तो इस पर कुछ भी नहीं बोल रहे। चाबहार कोई आम बंदरगाह नहीं है, यह भारत को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से एक अहम और सीधा समुद्री रास्ता देता है, जिससे हम पाकिस्तान को बाईपास कर सकते हैं और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला भी कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि नरेंद्र मोदी ट्रंप के दबाव के आगे झुक गए और देश का नुकसान कर दिया। सवाल, भारत की विदेश नीति अमेरिका के व्हाइट हाउस से क्यों तय की जा रही है? नरेंद्र मोदी अमेरिका को भारत पर दबाव बनाने की अनुमति क्यों दे रहे हैं? अब एक क्लिप और हिंदी अंग्रेजी सब हो जाए तो हिंदी में एक सुप्रिया श्रीनेत को सुनवा देते हैं, फिर चलते हैं ये पहले पार्ट पे। ये पहला पार्ट है, इसके बाद 3 बचे हैं। कल खबर पहले आई कि अमेरिका के दबाव और धमकी के चलते मोदी सरकार ने ईरान के साथ बन रहे चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट से भारत की भागीदारी खत्म कर दी है। सारे सरकारी डायरेक्टर्स ने रिजाइन कर दिया, वेबसाइट बंद कर दी गई। ये अलग बात है कि 1100 करोड़ रुपए इसमें लगाए गए थे जो भारत सरकार के थे, जो आपके पैसे हैं। ये भी अलग बात है कि अगर ये प्रोजेक्ट होता तो पाकिस्तान को बाईपास करके हम सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक डायरेक्ट पहुंच जाते। ये भी अलग बात है कि अगर ये प्रोजेक्ट होता तो भविष्य में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित होती। ये भी अलग बात है कि पाकिस्तान और चाइना का जो नेक्सस बन रहा है उसके खिलाफ ये एक अच्छा स्ट्रेटेजिक काउंटर था। ऐसा किया गया कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप नाराज ना हो जाए। फिर शाम को खबर आई कि एक नेवल एक्सरसाइज के लिए रशिया, साउथ अफ्रीका जैसे नेशन से, ब्रिक्स से हमारे पास न्योता आया। हमने कहा नहीं भाई, हम ये नहीं करेंगे क्योंकि कहीं डोनाल्ड ट्रंप नाराज ना हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने आंखें तरेते हुए कहा ईरान से तेल खरीदना बंद करो। हमने बंद कर दिया, हाँ जी हम तेल नहीं खरीदेंगे, जबकि वो सस्ता क्रूड ऑयल था। चीन आज खरीद रहा और उसके ऊपर अमेरिका कोई सैंक्शन नहीं लगा पाया। अमेरिका ने कहा रूस से तेल खरीदना बंद करो, हमने कहा हाँ जी हमने तेल खरीदना बंद कर दिया। अमेरिका ने कहा सीज फायर करो, हमने कहा हाँ जी सीज फायर कर दिया, जबकि पाकिस्तान की गर्दन हमारी आर्मी की मुट्ठी में थी। तो हम अमेरिका की इतनी जी हजूरी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज जो खबर आई है वो बहुत चिंताजनक है। आज की खबर है कि अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर बताया है कि अमेरिकी सैनिक और पाकिस्तानी सैनिक एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, और वो भी पाकिस्तान में। और उस ट्रेनिंग का नाम है इंस्पायर्ड गैम्बिट। आप ये सोचिए कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान की लगातार ट्रंप तारीफ करते हैं, असीम मुनीर जैसे नरसंहारी को अपने घर बुला के दावत देते हैं, लगातार पाकिस्तान को मित्र बताया जाता है। मोदी जी अमेरिका से लौट कर आए, वहां के सैन्य अधिकारी कह रहे हैं पाकिस्तान बहुत उम्दा देश है। तो क्या फायदा हो रहा है आपकी विदेश नीति का? आपकी विदेश नीति क्या पूरी तरह से विफल नहीं है? क्या फायदा हो रहा है लपक लपक के गले मिलने का? क्या फायदा हो रहा है बिना बताए और बिना बुलाए अमेरिका जाने का? क्या फायदा हो रहा है लपक लपक के फोटो खिंचवाने का, गले पड़ने का? असलियत यह है कि अमेरिका की चिरौरी करते करते हमने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को, अपने जो देश राष्ट्र हित में काम थे, उनको परे रख दिया है। और यह आपकी विफलता है मोदी जी। और सबसे बुरी बात इसमें यह है कि हिंदुस्तान के सारे प्रधानमंत्री, इंदिरा जी से लेकर सारे प्रधानमंत्री निर्भीक और निडर हुए हैं।
आपके जैसे कायर प्रधानमंत्री का खामियाजा आज भारत को अपमान सहकर भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका की चिरौरी कर रहे हैं, उसके पिछलग्गू बने हुए हैं। क्यों भाई? अब पहले पार्ट पे चलते हैं, फिर अभी हम पाकिस्तान वाले पे भी आएंगे। पाकिस्तान में अमेरिका क्या कर रहा है, और भाऊ आश्चर्य ये कि पाकिस्तान में अमेरिका है, अमेरिकी फौज है, और रूस कह रहा है कि पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा साथी है। सारा मतलब सब पाकिस्तान सेंटर हो गया, और हमारा वाला मेकअप कर करके रोज अपना नौटंकी कर रहा है, नौटंकी मेकअप करके। ये चाबहार, ये भारत का सबसे बड़ा सरेंडर अगर न हम माने तो क्या माने, क्योंकि बाकी तो वन टाइम होता है, ये ऑल टाइम है सरेंडर। ये ऑल टाइम सरेंडर है। सुप्रिया सेनेट ने बहुत सारी बातें बता दी। मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूं। ट्रंप जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने एक नारा दिया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मैं इस नारे को सफलतापूर्वक लागू करूंगा यदि मुझे आपने चुनाव जितवा के दिया था। अमेरिका की जनता ने बोला कि चलो हम आपको प्रेसिडेंट बनाते हैं। दूसरी बार प्रेसिडेंट बने और उनका घोष वाक्य था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हमें यह पता नहीं था कि जिस प्रधानमंत्री को हम चुनाव जितवा के भेज रहे हैं वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के तहत काम करेंगे। हमें यह पता नहीं था कि जहां इंडिया फर्स्ट होना चाहिए वहां अमेरिका फर्स्ट होने की बात करेंगे। ट्रंप आते ही पहला सरेंडर मैं बता रहा हूं, ट्रंप जीत के निर्णय आया। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में शपथ भी नहीं ली, ट्रंप ने वहीं से ललकारा। होने वाला राष्ट्रपति पद की शपथ के पहले ललकारता है कि ब्रिक्स यदि अपनी करेंसी शुरू करेगा तो मैं आपको औकात दिखा दूंगा, सब डॉलर में काम करेंगे। ब्रिक्स में अपनी करेंसी लाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। तुरंत हमारा वित्त मंत्री जाके हमारा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कहता है, जो होनहार है, कहां से पता नहीं कहां से इसको IFS किसने बनाया भाई, ये कैसा ब्यूरोक्रेट बना है। मुझे आज भी ताज्जुब लगता है, ये घनघोर कुछ तो भी फ्रॉड है उसमें। उनने कहा कि कौन सी करेंसी, ना 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 ना, कोई करेंसी का सोच भी नहीं हमारे दिमाग में। पहला सरेंडर। दूसरा सरेंडर जब अमेरिका गए तो अमेरिका ने कहा कि हमको प्रॉफिट कमाने के लिए आप हमसे धंधा करेंगे। सिंपल भाषा में, आपका गांव का सरपंच यदि कल आपको पूरे गांव में ऑर्डर कर देगा कि मेरे ही परचून की दुकान से सामान खरीदोगे क्योंकि मैं सरपंच हूं, आपको जरूरत है नहीं है मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे ये दुकान से मुनाफा कमाना है, पूरा गांव मेरे दुकान से खरीदेगा, इसको आप क्या कहोगे? ऐसे ही ट्रंप ने कहा कि आप मेरे साथ व्यापार करते हो, मैं घाटे का व्यापार नहीं प्रॉफिट का व्यापार करूंगा। और अमेरिका को मुनाफा दिलाने के लिए यह आदमी फिर घुटने पे आ गया। फिर नरेंद्र ने सरेंडर किया और फिर वहां से हवाई जहाज भी, मतलब आर्मी के जहाज भी खरीदेंगे, एयरफोर्स के लिए तेल भी खरीदेंगे, बहुत सारी चीजें खरीदेंगे और लगातार आपको ये। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम टेररिस्ट हो, यू आर अ टेररिस्ट नेशन। कोई अपने मुंह पे आपको आतंकी कहे कि आप कर आतंकी हो और आप है करते हुए रहे, आप वापस आ गए। वो दूसरा सरेंडर था प्रॉफिट वाला। तीसरा सरेंडर आते से आपने एलन मस्क को खुश करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां जो इंपोर्ट हो रही थी उस पे आपने 0% कर दिया था। अपने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां करने वाले क्या करेंगे? उसके बाद कॉटन के ऊपर 11% आपने खत्म कर दिया टेरिफ। फ्री में कॉटन 0 डिग्री पे आ रहा है अमेरिका का कॉटन, यहाँ के किसान मर गए। फिर उसके बाद ट्रंप ने कहा कि सीज फायर करो, आपने कहा सीज फायर कर दिया माए बाप। ट्रंप ने कहा रशिया से तेल मत खरीदो, नहीं खरीदेंगे माए बाप। उसके बाद रशिया ने उन्हें कहा कि ईरान से तेल मत खरीदो, कौन खरीद रहा माए बाप। अब उसने कहा कि ईरान के साथ कोई भी काम करेंगे 25% और भारत उसमें है, ये 4 बार वो जो है ठीक करो इसको, हाँ माए बाप। कितने सरेंडर गिनती भूल जाओगे आप, इसमें से भी कोई छूटा होगा तो देख लो। हाँ, ब्रिक्स में भाई अमेरिका पाकिस्तान के साथ सैन्य अभियान कर सकता है, भारत रशिया के साथ और ब्रिक्स के साथ क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ब्रिक्स तो भारत ब्रिक्स का फाउंडर मेंबर है। अरे इस समय वहां तो से बदलिए, अध्यक्षता है, इस समय तो अध्यक्षता है, अध्यक्षता में क्यों नहीं कर रहे आप खुल के ईरान का साथ नहीं देते, वहां सरेंडर करते, जबकि ईरान का आपका सबसे बड़ा यूनाइटेड नेशंस में सबसे बड़ा साथी था।
आपके यहाँ प्राइवेट कंपनियां तेल खरीद रही थी रशिया से, उन्होंने भी हाथ ऊपर कर दिया, रिलायंस ने भी बोल दिया कि हम भी नहीं खरीद रहे भैया। क्या है, कितनी जगह सरेंडर करोगे? और यहां आपने सरेंडर जो किया ईरान के पोर्ट पे, ये ईरान के पोर्ट पे सरेंडर नहीं किया आपने, क्योंकि चाइना ने वही पाकिस्तान के साथ उसी पोर्ट के 100 किलोमीटर दूर ग्वादर का पोर्ट डेवलप किया है। चाइना पूरा अफगानिस्तान से लेकर सेंट्रल इंडिया तक अपना रास्ता खोल रहा है, और हम क्या अभी पाकिस्तान के भरोसे रहेंगे? पाकिस्तान के मर्जी पे रहेंगे आप सेंट्रल इंडिया में और वहां सामान भेजना हो तो? रशिया मतलब ईरान हमारा सीज कर लेता है, एक जहाज सीज कर लेता है जो यूएई के फ्लैग को लेकर चल रहा था, उसमें 16 भारतीय हैं। उनसे आप भारत नहीं वापस ला सकते, क्योंकि सारे दोस्तों को आपने दुश्मन बना दिया, और आपने जिसको दोस्त बना दिया वो आपके मजे ले रहा है, भालू जैसा नाच नचा रहा है आपको नाक में नकेल डाल के। और यहां आप सोमनाथ के मंदिर में नेहरू जी क्या करना चाहते थे, आप इसमें जा रहे हैं। अरे इतिहास छोड़, वर्तमान बता, तुम क्या कर रहे हो? इतिहास बताई इसीलिए रहे हैं कि इतिहास वर्तमान इतिहास में लोगों ने काम किए मोदी जी, इतिहास में लोगों ने काम किए, तब आप प्रधानमंत्री बने। इस देश में चाय बेचने वाला तथाकथित, क्योंकि वो कहते हैं इस देश में चाय बेचने वाला यदि प्रधानमंत्री है तो इस देश में लोकतंत्र जिंदा रखा 70 साल तक। धन्यवाद दीजिए उनको। क्या किया? अरे जब देश भूखमरी के कगार पे था, तब वो शेरनी व्हाइट हाउस जाके आंखों में आंखें डाल के ललकार के आई थी, और आप ही के सम्मानीय नेता जिनका नाम लेते आप थकते नहीं, उन अटल बिहारी वाजपेयी ने साथ दिया था कि अमेरिका के सामने आत्मसम्मान बना रहना चाहिए, कोई झुकने की जरूरत नहीं, पूरा भारत देश विपक्ष आपके साथ है। ये अटल जी के शब्द थे। कम से कम इंदिरा जी को छोड़ो, अटल जी को तो मानो। अटल जी। पोखरान किया, जब सैंक्शंस लगे थे उन्होंने कहा कि लगाइए सैंक्शंस, आई डोंट केयर। उतना तो रख दीजिए। अपने साथी का पेट नाप के अपना सीना बोलते हो। यह है 56 इंच का सीना, तो इससे अच्छा तो नहीं सीना ना हो आदमी को। हर जगह सरेंडर है। आज कारपेट इंडस्ट्री टूट गई है, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री टूट गई है, स्पेयर पार्ट्स इंडस्ट्री टूट गई है, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट, एक्सपोर्ट टूट गया है। ये जितने शेमलेस मतलब निर्लज्ज लोग जो बोल के गए थे 50% टैरिफ लगने के बाद हम दूसरी जगह बेचेंगे, कहां बेच रहे हो जरा बताइए मुझे। कहां कारपेट का मार्केट ढूंढा, कहां डायमंड का मार्केट ढूंढा, कहां आंध्र प्रदेश का फीस जा रहा है, कहां ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जा रही है, बताइए जरा। रिलायंस अपना ऑयल रशिया से लाके बाहर बेचता था, उसको एक्सपोर्ट मत बताइए। यहां किसानों की रोज जान देने की, रोज किसान मरने का आंकड़ा बढ़ रहा है। देखिए, और ये बस सही कहा आपने, मेकअप करके रोज आके एक नया पुड़िया सरकार लोगों को देना, नई पुड़िया देना। अरे 26 तारीख, अरे 2026 तक आपके पास, अप्रैल तक यदि पोर्ट है तो फिर डायरेक्टर्स ने रिजाइन क्यों किया, वेबसाइट बंद क्यों हुई? यहां एक मतलब सरकार पार्लियामेंट में झूठ बोलती है, सरकार हाउस में झूठ बोलती है, सरकार चुनाव के टाइम पे जुमले, ठीक है, ये तो 24/7 जुमलों की सरकार हो गई। नहीं तो भाई है, हम लेट समझ पाए तो हमारी गलती है। बहरूपिये पहले, अब आपके बच्चे नहीं देखते होंगे, पहले बहरूपिये सुबह सुबह मार्केट में आते थे, बाजार में। बिल्कुल बिल्कुल। लंबी पूंछ बना लेते थे, चेहरे पर कहीं सफेद अरे कहीं काला कहीं आशीष लाल जी, पीला पोत के, वो और दुकान पैसा बहरूपियों का एक सीजन होता था। हाँ। वो एक सीजन में आते थे और अपने यहाँ कैंप करते थे गांव में।
एक दिन वो पुलिस इंस्पेक्टर बन के घूमता था, दूसरे दिन वो हनुमान बन के घूमता था, तीसरे दिन राम बन के घूमता था, हाँ, चौथे दिन वो शिव पैसा जी करके घूमता था। 1 महीना सारे गांव में अलग अलग सॉन्ग दिखा के वो पैसा कमाता था। अरे उसका भी एक सीजन होता था। ये नहीं तो भाऊ, 24/7 हमने तो ऐसे बहरूपिया पाल लिए हैं कि जो 24/7 राउंड द ईयर। भाऊ उस बहरूपिये के पास टीवी नहीं था, उसके पास टेलीविजन नहीं था, नहीं तो वो बहरूपिया भी बारहोमासी होता। ये बहरूपिया के पास टेलीविजन है, इसको भी ये बहरूपिया भी जाता है एक एक इलाके में। ये बहरूपिया कभी अरुणाचल जाएगा, ये बहरूपिया कभी सोमनाथ जाएगा, ये बहरूपिया कभी काशी जाएगा, ये बहरूपिया अलग अलग इलाकों में, लेकिन उसका नेशन वाइड जो है टेलीकास्ट होता है। ऐसा नहीं, बहरूपिया वही वाला है, बस इसके पास संसाधन ज्यादा है बहरूपिया के पास। और दूसरी बात, आपने कहा ना कि गांव का सरपंच कहे कि हमारे इस दुकान से खरीदो, यहां तक ठीक है, गांव का सरपंच कहा, लेकिन पूरे गांव में एक से एक सिकिया पहलवान मुसद्दी लाल थे, सबने कहा नहीं जी क्यों खरीदेंगे, हम नहीं, हम जाएंगे शहर से लेके आएंगे, गांव तुम्हारी दुकान से नहीं खरीदेंगे। लेकिन गांव में एक गामा पहलवान था, 56 इंच की छाती थी उसकी। हाँ। वो गया सरपंच के पांव पकड़ के लौट लिया, कहा आप परफ्यूम कर रहे हो, लिपस्टिक भी हम आप के यहाँ से खरीदेंगे, आप परफ्यूम भले कर मेरे रहे हो, को क्रीम पाउडर सब लेंगे आपके यहाँ से। लेंगे, भले मेरे को जरूरत नहीं हो। हाँ, हमको जरूरत नहीं है, लेकिन हम लेंगे, आने वाली पीढ़ियों को जरूरत होगी। मैं बहुत अपने परिवार का ख्याल रखता हूँ, तो हो सकता है मेरे आने वाली पीढ़ियों को लिपस्टिक क्रीम पाउडर की जरूरत हो, तो हम परफ्यूम तो मैं अपने लिए लूंगा, लिपस्टिक क्रीम पाउडर आने वाली पीढ़ियों के लिए लूंगा। सेठ जी, सरपंच साहब, आप खुश रहो बस। और वो गांव में गामा पहलवान बताता था खुद को कि 56 इंच की मेरी छाती है। कहानी आशीष जी गामा पहलवान बोल रहे हैं, वो सिंबॉलिक है। गामा हाँ, पहलवान बहुत बड़े थे। गामा पहलवान नहीं, कहने का मतलब है सबसे ताकतवर पहलवान। गांव में बताता था कि अन्य मैं हाँ, गामा हूं, हाँ, गांव में क्योंकि बताता था कि मैं भाई गामा हूं। भाई इनकी तुलना उनसे करना मतलब गामा पहलवान का भी अपमान है। गांव में उन्हें कभी बताता जीवन में था सरेंडर नहीं कि किया। मैं गामा हाँ, हूं। वो वो गामा, हाँ, तो वो तो गांव का गामा। कॉमा भी नहीं था, वो सेंटेंस में लगाने वाला कॉमा भी नहीं था, वो बताता खुद को गामा था। चलिए आगे कहानी बताते हैं। चाबहार को लेकर के भाव ने कुछ क्लियर किया, एक दो लाइन समझ लीजिए। चाबहार भारत के लिए रणनीतिक रूप से दुनिया भर में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह पोर्ट ये होने वाला था। इसका एग्रीमेंट हो चुका था। बेसिकली पाकिस्तान के पास एक पोर्ट है ग्वादर, भारत के पास ग्वादर। कोई ऐसा पोर्ट नहीं है। ग्वादर पोर्ट पूरे मिडिल एशिया, मध्य एशिया, अफगानिस्तान, और मध्य एशिया अफगानिस्तान तक ही सब बोल रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि पूर्वी यूरोप तक, यूरोप पूर्वी का यूरोप गेटवे था। तक एक्सेस देता है। और उसको भारत, यूरोप का गेटवे भी कहते थे। भारत, हाँ, यूरोप का गेटवे। भारत को अगर अगर वहां पर व्यापार करना होता सस्ता, मतलब मार्केट में कंपटीशन लाए, तो फिर ग्वादर पे भीख मांगो पाकिस्तान से। वो चीन और पाकिस्तान की इनिशिएटिव में था। तो ग्वादर से मात्र 80 किलोमीटर दूर चाबहार पोर्ट ईरान का। ईरान और भारत ने समझौता किया, वहां से भारत के लिए व्यापार सुलभ होता, वहां से अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरोप, पूरा यूरोप भारत के एक्सेस में होता। उससे भी महत्वपूर्ण आईएनएसटीसी, एनएसटीसी भी जिसको लोग कहते हैं, आईएनएसटीसी, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर। ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर मतलब पूरा दुनिया का जो उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण को आप लोग अगर दिमाग में ग्लोब इमेजिन कर पाइए तो करिए, वर्ल्ड में जो भी छात्र भूगोल के होंगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के होंगे उनको जो है वो होगा। तो मैप में आप देखेंगे तो पूरा साउथ और पूरा नॉर्थ, जो पूरा दुनिया का, उसमें ग्वादर हटा दें अगर, तो सिर्फ चाबहार था जो इंडिया से होते हुए कनेक्ट हो जाता, बिना रूस चीन के जो स्थलीय कनेक्टिविटी है इसको छोड़ करके, क्योंकि ये तो इनके देश की सीमाओं से जुड़ गया, समंदर से होते हुए ये चाबहार जोड़ देता। और आपको रूस यूरोप का एक्सेस नहीं देगा, क्योंकि रूस का यूरोप के साथ 36 का आंकड़ा है। यहां से आपको पूरे यूरोप का एक्सेस जो है एक्सेस मिलता। ये था इसका महत्व। मैं लेकिन सत्यानाश, प्रधानमंत्री जी की उस बात को मैं बिल्कुल मानता हूं। जब ये एग्रीमेंट हुआ ईरान के साथ, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा सबसे बड़ा जीवन का सब काम हुआ है।
सबसे बिल्कुल बड़ा, हुआ हाँ। है। मैं बिल्कुल कहता हूं कि एक सबसे बड़ा काम है। तो फिर प्रधानमंत्री जी आप सुन लीजिए, ये सबसे बड़ा काम आपका सबसे बड़ा सरेंडर भी साबित हुआ है। हाँ। यदि सबसे वो बड़ा सबसे बड़ा काम है, मानते हैं सबसे बड़ा काम है, भारत के वाणिज्यिक इतिहास में ये बेहतरीन डील थी। लेकिन ये आप इतने जल्दी सरेंडर कर जाओगे इतने बड़े डील के लिए, ये ये कभी सोचा नहीं था किसी ने। आगे अगली हेडलाइन लाइए, 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 लाइए। अगली खबर, ब्रिक्स के वार गेम्स। देखिए हमारे यहाँ एक संकट है, ये मीडिया। इस मीडिया को न्यूट्रलाइज कर दीजिए, इस देश में खत्म कर दीजिए, सिर्फ 48 घंटे के लिए। इस देश में या तो नरेंद्र मोदी राइट टाइम प्रधानमंत्री होंगे या कुर्सी छोड़ करके खुद खुद झोला उठा के लेके निकल जाएंगे, जो झोला कहे थे कि मेरे पास एक झोला है वो लेके। ब्रिक्स के वॉर गेम्स में क्यों नहीं फंसना चाहता भारत? संयुक्त अभ्यास से खुद को कर लिया अलग, ब्रिक्स के वॉर गेम्स में नहीं फंसना चाहता। इन्होंने ये खुद सफाई तैयार करते हैं। अब आगे बढ़िए इसको। ये दरअसल कहानी ये है, ब्रिक्स में कौन तुम कौन है? निकल जाओ मुझे, ब्राजील है, मैं ऑटो रूस है, इससे आता हूँ, भारत है, टैक्सी साउथ से। अफ्रीका है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका ने एक संयुक्त युद्धाभ्यास कॉल किया था और सारे उसमें साथी गए, सब जितने ब्रिक्स के हैं। भारत मना कर दिया। सुनिए जरा साहब को। Srinjoy, well, I've seen that, and you would have seen several reports that this particular exercise is being held in at the invitation of South Africa, and several countries have joined. India has not joined because of several reasons. I don't have the exact, but for sure I will update you as to why we were not able to participate in this particular exercise this time. सोचिए आप, अगर एक बार और सुनवाना हो तो मैं सुनवा दूंगा। ये प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय के आदमी क्या कर रहा है कि कई वजह हैं लेकिन मुझे पता नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। जब तुम्हें पता नहीं है तो तुम क्या यहाँ पे, ये सरकार चल रही है इस नहीं, देश में। ये ये बयान वजह इस मोदी वजह सरकार की 11 साल की हकीकत है भाऊ। ये मुझे आशीष पता जी, ही इनके पास बताने के लिए है नहीं। नहीं। इनको ये कह नहीं सकते कि हम अमेरिका के प्रेशर में नहीं जा रहे। इनको ये कहना नहीं है कि हमने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। तो ये आदमी कहता है बताने के लिए तो कई कारण है लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं। इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण वक्तव्य मैंने अभी तक किसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, बहुत बड़े सीजन्ड माने जाते हैं, क्योंकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का किया हुआ शब्द, मुंह से निकला हुआ शब्द, वो भारत की विदेश नीति होता है। और इससे युद्ध भी हो सकते हैं, इससे कोई भी रिपरकेशन हो सकते हैं वर्ल्ड में। ये इतना हिंदुस्तान अखबार वाले से पूछ लेना चाहिए था ना, वो बता हाँ, रहा है, वो बता रहा है क्यों नहीं इनको गए। पता नहीं। और ये बताइए। पता नहीं, मतलब मूर्खतापूर्ण वक्तव्य कितना। देखिए आपने सही कहा कि इनको ग्रामेटिकल भी सिखाना पड़ेगा इनको। मतलब इन्होंने कहा कि कई कारण है लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। मतलब ये आदमी खुद बताया कि मैं हाँ, अब वो शब्द नहीं बोलूंगा कि मैं डॉट 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 हूं। नहीं डॉट क्या है, मैं मूर्ख हूं। नहीं, मूर्ख से भी इस पर सटीक शब्द कुछ है, हाँ है, लेकिन नहीं बोल सकते। मतलब बताइए, आप कह रहा है कि हम बहुत सारी वजह है लेकिन हमें जानकारी नहीं है। अब एक प्रेस रिलीज भी आई है, एक विज्ञप्ति मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हम वो भी दिखाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं कि नहीं नहीं बाद में था। ये पढ़िए। In response to media queries regarding comments relating to India's non-participation in so-called BRICS naval exercise, the official spokesperson रणधीर जायसवाल said, सोचिए, जो कह रहा है कि मुझे पता नहीं है, उसी के हवाले से विज्ञप्ति जारी हो रही है कि रणधीर जायसवाल said, we clarified that the exercise in question was entirely a South African initiative in which some BRICS members took part. It was not a regular or institutionalized BRICS activity, nor did all BRICS members take part in it. India has not participated in previous such activities. The regular exercise that India is a part of in this context is the IBSA-MAR maritime exercise that brings together the navies of India, Brazil, and South Africa. The last edition was held in October 2024.
इन्होंने पूरा इतिहास, अब सब इतिहास बताते हैं इतिहास कि अक्टूबर इन्होंने 24 में हुआ था तो हम गए नहीं, थे। मुझे ये नहीं समझ में आता है। इन्होंने हम्म, कहा कि ये ऑफिशियल इनिशिएटिव नहीं है, ये साउथ अफ्रीका की तरफ से इनिशिएटिव है। हम्म, साउथ अफ्रीका की तरफ से इनिशिएटिव कैसा आया? ब्रिक्स मेंबर के लिए यदि है तो ब्रिक्स का है। हम्म, हम्म, कितना कंफ्यूजन आप, मतलब ये खुद ही कंफ्यूज कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि हमने साउथ अफ्रीका के साथ नहीं किया था, हमने 2024 में किया था। अब आप ये भी बोल दो कि हम सरेंडर थोड़ी करते हैं अमेरिका के सामने। याद कीजिए इंदिरा गांधी जी कैसा व्हाइट हाउस में आंखों में आंखें डाल के ललकार के आई थी। भारत का इतिहास तो ललकारने का है, हम सरेंडर थोड़ी कर रहे हैं। बताइए, ये भी बताइए 2024 में क्या स्थिति थी, आज हम 2026 में हैं। 2024 में 2024 ट्रंप राष्ट्रपति नहीं था। मैंने एक वही तो चीज है, कहा। आज के 2000 इतिहास इधर उधर की बात मत कर, तू अब बता कि कारवा क्यों लूटा। 2024 में ट्रंप राष्ट्रपति नहीं था। 2024 के नेवल एक्सरसाइज में ब्राजील और और साउथ इस अफ्रीका थे, चाइना और रूस नहीं थे। हाँ, इसमें कौन कौन है? इसमें हाँ, साउथ अफ्रीका है, इसमें हाँ, ब्राजील है, इसमें हाँ, चाइना है, इसमें हाँ, रशिया है। क्या हाँ, ये एक्सरसाइज आपसे, आपकी जो एक्सरसाइज थी उससे बड़ी नहीं है? क्या इससे नेवी को फायदा नहीं होता? क्या नेवी को रशिया और चीन के लोगों के साथ यदि एक्सरसाइज करती है तो अपने को पता नहीं पड़ता कि हमारे दुश्मन के पास भी क्या क्या है? और क्यों भाग गए इतने वहां पे से? नहीं, इतने पे नहीं ना भाऊ, अभी आगे देखिए, आगे भैया लाओ। ये एक्सरसाइज करने नहीं जा रहे हैं, इधर देखिए। अमेरिका और पाकिस्तान के संयुक्त सैन्य अभ्यास ने भारत की विदेश नीति की विफलता को उजागर किया। चलिए आगे बढ़िए, आगे ये देखिए, मोदीज वीकनेस ऑन फुल डिस्प्ले, यूएस पाक ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल। ये द हिंदू ने भी लिखा है। ये देखिए ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल, उसके विजुअल्स भी आ गए हैं। आगे चलिए, और आगे चलिए, और आगे चलिए। अमेरिका पाकिस्तान के भीतर पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास कर रहा है। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। अब अमेरिका और पाकिस्तान के सैनिक एक साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो भी पाकिस्तान में। इस एक्सरसाइज का नाम इंस्पायर्ड गैम्बिट रखा गया है। मोदी के अमेरिका आने के कुछ महीने बाद ही अमेरिका के सैन्य अधिकारी कह रहे थे कि पाकिस्तान हमारा खास सहयोगी है। ट्रंप बार बार भारतीयों के हत्यारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ करते रहते हैं और अब पाकिस्तान के साथ अमेरिका के सैनिक ट्रेनिंग ले रहे हैं। सवाल, खुद को विश्वगुरु बताने वाले मोदी चुप क्यों हैं? आंखों से लेजर वाली रील बनवाने वाले एस जयशंकर कहाँ गायब हैं? कूद कूद कर आगे आगे फोटो खिंचवाने का क्या फायदा हुआ? आगे बढ़कर गले लगने, बिना बात के हंसने का क्या फायदा हुआ? आखिर विश्व पटल पर भारत अलग थलग क्यों हो गया? अलग थलग का नमूना भी देखिए, और आगे चलिए, और आगे, और आगे चलिए। पाकिस्तान में अमेरिका सैन्य अभ्यास कर रहा है, पाकिस्तानी चीन सैनिकों के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। और दूसरी खबर ये देखिए, रसिया पाकिस्तान न्यूज, पाकिस्तान के साथ रिश्ते आपसी फायदेमंद, पुतिन ने भारत के दुश्मन की क्यों जमकर तारीफ की? जमकर तारीफ की। नवभारत टाइम्स ये खबर लिख रहा है, जमकर तारीफ की पुतिन ने, उसको देखिए कहा आशीष, कि हम आपकी न्यू फायदेमंद हैं। न्यू न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हाँ, चाइना, रशिया, कोरिया, हाँ, टर्की, हाँ, पाकिस्तान, ये हाँ, एक गुट हो गया है। रशिया बहुत ज्यादा चाइना पे डिपेंड है। हाँ, चाइना रशिया को एक अपना बहुत महत्वपूर्ण मित्र मानता है। वहां हाँ। कोरिया भी, जो अमेरिका को लगातार ललकारते रहता है, वो चाइना के उत्तर साथ कोरिया, खड़ा है। उत्तर कोरिया, उत्तर उत्तर कोरिया, कोरिया। उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया खासकर। और उत्तर कोरिया ये पहला देश है जिसने ईरान के साथ बोला कि यदि ईरान पे हमला करेगा तो कोरिया चुप नहीं बैठेगा। ये बात करने की ताकत उत्तर कोरिया में थी। चीन ये जो पूरा नेक्सस बना है, उस नेक्सस में ये पहली बार नहीं, एक डायरेक्ट रेलवे लाइन रशिया से पाकिस्तान की रेलवे लाइन सैंक्शन हुई है। डायरेक्ट गुड्स ट्रेन जो रशिया से निकल के सीधा पाकिस्तान जाएगी वाया चीन होते हुए, ठीक है। और उसके बाद वहां से वो ग्वादर पोर्ट से होते हुए पूरा यूरोप कैटर करेगी। रशिया ने अपना रास्ता ढूंढ लिया। उसके बाद अमेरिका में पाकिस्तान में जो एक आयरन मिल थी, बहुत बड़ी स्टील मिल बंद पड़ी थी, उसमें 20,000 करोड़ रुपए का पैसा देके रशिया ने उसको अपने टेक्नोलॉजी देके शुरू करवाया, क्योंकि वो रशिया को पाकिस्तान को अपना दोस्त मानता है। क्यों नहीं माने? यदि रशिया जिसको अपना दोस्त मानता था 24/7 भारत के पीछे हिमालय जैसा खड़ा होता था, वो भारत यदि अमेरिका के चरणों में जाके लेट गया हो 2014 के बाद, आपकी
पॉलिसी अमेरिकन टिल्टिंग हुई। जब आप अमेरिका के पास लौट गया हो तो वो तो अपना दूसरा भरोसेमंद साथी ढूंढेगा। जिस रशिया ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते समय भारत का साथ दिया था, आज वो पाकिस्तान का सगा हो गया है। आप आइए, पुतिन से आप पेट्रोल लीजिए, मना नहीं करता है पुतिन, आपको भी पेट्रोल दे रहा है, लेकिन रशिया को अपना दोस्त मान रहा है। तो रशिया और अमेरिका यदि साथ में एक्सरसाइज करते हैं तो उसको पुतिन को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। उनको लगता है करे हमारा दोस्त स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन हमारा दुश्मन स्ट्रांग हो रहा है, इसके लिए हमारे विदेश मंत्री की तरफ से कुछ अमेरिका को कुछ एक आध लेटर। हम तो ईरान से पोर्ट भी चला रहे हैं, ईरान से तेल भी खरीदते हैं, रशिया से तेल भी खरीदते हैं, वो हमको जूता मारता है। और वो हमारे दुश्मनों के साथ एक्सरसाइज करते हैं कि हमारी इतनी भी रही नहीं है इंटरनेशनल कि आप नाराजगी दिखा दो, आप बता दो कि इंडिया इज नॉट हैप्पी विथ व्हाट इट इज। आप हमारी ब्रिक्स की मना कर देते हो। आप ये मत करो कि हमने नहीं मना किया, ये किया वो किया। पाकिस्तान के साथ अमेरिका कर रहा था, आप चीन रशिया के साथ वहां करते, बराबर का जवाब होता। लेकिन बराबर का जवाब देने के लिए आपको बराबरी समझनी होती है। या बराबरी थोड़ी, आप तो उसके चरणों में झुक के चरण वंदना कर रहे हो। रोज वो आप सर लेके जा रहे हो कि भाई साहब सुबह से आज 10 बज गए, देखिए अभी तक जूता नहीं मारा आपने, हमारा दिन ठीक नहीं जाएगा, एक जूता मारिए आप सुबह से। जो रोज हम अमेरिका से जूते खा रहे हैं और इनके मूर्खता पूर्ण देश की अस्मिता दांव पे लगी हुई, हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा दांव पे लगा हुआ है। आने वाला हमारे आर्थिक जो स्थिति है भारत की, वो और जर्जर होती जा रही है दिन ब दिन। ऐसा ही मार्केट खुलता रहा तो मेरे यहाँ का किसान बर्बाद हो जाएगा, फिर हम करेंगे क्या? ये देश कृषि प्रधान देश है, ये जाएगा कहां पे? इन्हें सिर्फ अपनी सत्ता बनानी है, क्योंकि इनको डर है कि हमने जैसा अमेरिका की थोड़ी भी खिलाफत की तो हमारे यहाँ ईरान में जैसा ईरान कह रहा कि अमेरिका करवा रहा है, बांग्लादेश कह रहा कि अमेरिका ने किया है, नेपाल कह रहा कि अमेरिका ने किया है, चीन में कह रहा है अमेरिका ने किया। इसके पहले मनमोहन सिंह की सरकार भी गई तो हम बाकायदा बोल रहे हैं उसमें अमेरिका का हाथ था। तो जो सरकारें अमेरिका को पसंद नहीं आती वो लोग अमेरिका उसके खिलाफ फ्रंट खोल देता है। ये अमेरिका ये अपनी सत्ता जाने के डर से ये देश को बेच रहे हैं, सत्ता जाने के डर से देश को सरेंडर करवा रहे हैं। हम एक उपनिवेश बन चुके हैं अमेरिका का। फर्क नहीं, इतना है। अमेरिका तो इनकी सरकार बचाएगा, क्योंकि इनसे ज्यादा मुफीद अमेरिका के लिए कोई नहीं हो सकता है। रूस पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान को मैं तो कहता हूं कि ये लोग हमेशा पाकिस्तानी को देखते थे ना, भूखा मर रहा है, आटा नहीं है। मैं आज पाकिस्तानी को दिखा रहा हूं। आखिर में पाकिस्तान के भीतर अमेरिका ट्रेनिंग कर रहा है सैनिकों के साथ। रूस कह रहा है कि पाकिस्तान हमारा सबसे भरोसेमंद है। चीन पाकिस्तान को गोद ले चुका है, दत्तक पुत्र बना चुका है अपना। अब सोच लीजिए, दुनिया में 3 सुपर पावर हैं। टर्की उसके साथ है, अजरबैजान उसके साथ है, कोरिया उसके साथ है, उन सबको तो छोड़ ईरान। दीजिए, मैं 3 हाँ, सुपर पावर की बात कर रहा हूँ। 3 सुपर पावर, हाँ, अमेरिका, रसिया और चाइना। अमेरिका उसके घर में उसके सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा है। चीन तो कहता है कि इसकी संप्रभुता रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा बेटा है, दत्तक पुत्र है। और रूस कहता है ये सबसे भरोसेमंद और काबिल साथी है। और रूस के साथ इतने नहीं, खाली कहना नहीं, रूस ने द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने के लिए, अभिभावक ने बताया, जो स्टील मिल कराची में 20,000 करोड़ का, उसके बाद पाकिस्तान की ऊर्जा जरूरत पूरी करने के लिए कराची से पंजाब तक आयातित गैस पहुंचाना। साल 23 में रूस ने पाकिस्तान को रूसी कच्चे तेल की डिलीवरी के लिए एक सौदा पर चर्चा शुरू की। वो भी अब सौदा आगे बढ़ चुका है। बॉर्डर ट्रेड को विस्तार देने के लिए फैसला लिया गया है। पाकिस्तान और रूस के बीच तेल की खोज, उत्पादन और रिफाइनिंग में बड़े सहयोग पर बातचीत चल रही है। मौजूदा रिफाइनरियों को अपग्रेड करने पे चल रहा है। एनर्जी सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन पर काम में डेवलपमेंट भी शुरू हो चुका है। एक बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पीएसएम को फिर से शुरू करने पर सहमति जताई गई है पाकिस्तान में। दोनों देशों के बीच एक आर्थिक आयोग का गठन कर दिया गया, आर्थिक आयोग गठन कर दिया गया। ये रूस और पाकिस्तान है। दुनिया में 3 सुपर पावर, तीनों पाकिस्तान के कंधे हाथ रख के सहला रहे हैं और डंका हमारा वाला बजा रहा है। डंका हमारा वाला बजा रहा है, चाबहार से वापस आ जाओ। डंका सिर्फ देश में बज रहा है। पामिलियन भो भो कर रहे हैं, एंकर और एंकरनिया सुबह से शाम तक आरती उतार रहे हैं, हंद भक्त जय जयकार कर रहे हैं। और भारत की बॉर्डर क्रॉस करते से ही
सब अंधकारमय है। सब चलिए, ये है हकीकत। इजाजत दीजिए और जवाब भी दीजिएगा कि इतिहास का सबसे अभी कमजोर कहा, हाँ, कमजोर, डरपोक प्रधानमंत्री कौन? और कायर। अभी सुप्रिया सिंह ने कहा था कायर भी, तो इसलिए वो भी हाँ। जुड़ गया। कौन बताइएगा आप लोग। इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।